ऑडियो 4 दिशाहीनता और भटकाव क्या हो समाधान। दिशाहीनता आज के आम युवा की जिंदगी का सच है। देश के बहुसंख्यक युवा इस समस्या से घिरे हुए हैं। जीवन की राहों पर उनके पांव बहकने भटकने फिसलने लगे हैं। वे जो कर रहे हैं उसके अंजाम या मंजिल का उन्हें ना तो पता है और ना ही इसके बारे में उन्हें सोचने की फुर्सत है। बस जिज्ञासा, कौतूहल, ख्वाहिश, शौक या फैशन के नाम पर उन्होंने इन टेढ़ी मेढ़ी राहों को चुना है। या फिर तनाव, हताशा, निराशा या कुंठा ने जबरन उन्हें इन रास्तों पर धकेल दिया है। मीडिया, टीवी, फिल्में और आसपास का माहौल उन्हें इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। सामाजिक वातावरण इस दिशाहीनता के लिए काफ़ी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। समाज के कर्णधार, कुछ एक पत्र पत्रिकाओं के लेखक इस समस्या को लेकर चिंतित जरूर नजर आते हैं, पर इसके कारगर समाधान की ओर किसी की कोई सार्थक कोशिश नहीं है। बहुत हुआ तो युवाओं की भूलें बताकर उन्हें कुछ नसीहतें देकर छुट्टी पाली जाती है। समाचार पत्र या टीवी माध्यम युवाओं में बढ़ रहे हैं। नशे के चलन की खबरें जरूर छापते और दिखाते हैं, पर ऐसा क्यों हुआ इसकी पड़ताल करने की फुर्सत किसी को नहीं है। उनके लिए नशा जुटाते कौन लोग हैं, किसने उन्हें इस ओर धकेला, ये सवाल हमेशा अनुत्तरित रह जाते हैं, क्योंकि इनकी खोज चटपटी खबर जैसा कुछ भी नहीं है। आज युवाओं में जिस नशे का जोर है उसमें शराब, सिगरेट, चरस, गांजा, अफीम, तंबाकू आदि का कोई जगह नहीं है। ये सब तो गुजरे हुए ज़माने की ओल्ड फैशन चीज़ें हैं। सिगरेट, शराब तो आज सॉफ्ट आइटम कहे जाते हैं। आज का नया सगल जिसे युवा अपने तनाव को दूर करने का साधन बना रहे हैं कुछ और ही है। यह कुछ और उन्हें पबों, नाइट क्लबों या कॉफ़ी रेस्टोरेंट की ओर खींचता है। यहाँ उन्हें मिलता है चिल्ड वाटर, एनर्जी ड्रिंक्स, बेसिर पैर वाले हंसी मजाक, अपने में डुबो देने वाला नया संगीत और शर्ट्स। इनमें से प्रत्येक शब्द कूट है। उदाहरण के लिए शर्ट्स को लेकर इसका मतलब नसों के जरिए ली जाने वाली हीरोइन या कोकीन से है। अभी पिछले महीनों में एक बड़े स्वर्गीय राजनेता के सुपुत्र की नशाखोरी का मामला अखबारों में काफ़ी चर्चित रहा। इसमें सच्चाई कितनी थी ये तो कहने वाले जाने, पर इतना ज़रूर है कि युवाओं में बढ़ती नशे की लत और इसके मायावी रूपों से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो युवाओं को भटकाए हुए हैं, उनके कदमों को आत्मघाती रास्ते पर बलात् घसीटे जा रहे हैं। साइबर कैफ़े का चलन भी युवाओं में बड़ी तेज़ी से पनप रहा है। साइबर की दुनिया के फ़ायदों से इनकार नहीं किया जा रहा है। इंटरनेट ने तो ज्ञान एवं सूचना के नए आयाम खोले हैं, उससे देश और दुनिया में कोई अपरिचित नहीं है। सूचना क्रांति के इस अनूठे उपकरण के शोध, अनुसंधान और ज्ञान के आदान प्रदान में काफ़ी कुछ जोड़ा है, पर जिंदगी के भटके युवक युवतियाँ इसका दुरुपयोग भी कम नहीं कर रहे। साइबर कैफ़े उनके जीवन में जहर घोलने की बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। विकसित राज्यों एवं बड़े शहरों में इसकी चर्चा और चलन को तो सभी जानते हैं, पर नए बने राज्य एवं छोटे शहरों में यह बीमारी कम नहीं है। अभी हाल में नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ का एक मामला काफ़ी समय तक अखबारों की खबर बनकर छपता रहा। इस खबर के मुताबिक अकेले रायपुर में 150 साइबर कैफ़े पंजीकृत हैं। समाचार संवाददाताओं और जानकारों की राय में अधिकतर साइबर कैफ़े पहुंचने वाले युवक युवतियां चैटिंग के बहाने पॉर्न साइट को ज़रूर खंगालते हैं, और अब तो ये खुलेआम चलता है। 24 घंटे उपलब्ध इस सुविधा की उपलब्धियां क्या होंगी, इसे बिना कहे और बिना लिखे भी आसानी से सोचा और समझा जा सकता है। युवाओं में पनपती दिशाहीनता के आयाम और भी हैं, और इसे इतने ज़्यादा हैं कि यदि इन सब की चर्चा एक साथ करनी हो तो इसके लिए एक आलेख का कलेवर पर्याप्त नहीं है। इसके लिए तो किसी महाग्रंथ या विश्वकोश का कलेवर जुटाने का साहस करना पड़ेगा। पर इस सब चर्चा में सार और समझदारी भरा लाख टके का सवाल ये है कि इस दिशाहीनता के लिए दोषी कौन है। क्या केवल ये युवक युवतियाँ, अथवा वे परिवार व समाज जहाँ ये पल बढ़ रहे हैं, और क्या केवल युवा पीढ़ी को कोसकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेनी चाहिए, या फिर समाज को, परिवार को अपने दायित्व निभाने के लिए कमर कसनी चाहिए।
जहाँ तक बात अपनी है तो यहाँ यह प्रकट करने में तनिक भी संकोच नहीं कि हम विचारशील कहे जाने वाले सामाजिक माहौल को प्रेरणादायक बनाने में नाकाम रहे हैं, अथवा यदि इस संबंध में कुछ किया भी गया है तो वो बहुत थोड़ा है। जिन्होंने इतिहास के पन्ने पलटे हैं वे जानते हैं कि जब किसी प्रेरक व्यक्तित्व के युवाओं का सन्मार्ग उद्देश्य के लिए चल पड़ने का आह्वान किया है, तब युवकों युवतियों ने जिंदगी की सही दिशा चुनने में कोई कोर कसर नहीं रखी है। महात्मा गांधी ने जैसे ही असहयोग आंदोलन की चर्चा चलाई, त्यों ही बिना देर लगाए किशोर व युवक घरों से निकल पड़े। अंग्रेजी चीज़ों के बहिष्कार में युवाओं की भूमिका सबसे अग्रणी रही। राष्ट्रपिता ने 1942 ईस्वी में जैसे ही पुकारा अंग्रेजों भारत छोड़ो, त्यों ही लाखों युवक युवतियां अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए घर छोड़कर चल पड़े। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे इतिहास में आसानी से पढ़ा जा सकता है। अतीत को थोड़ा सा कुरेदे तो सुनाई देता है आज़ादी के महानायक सुभाष का आह्वान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और साथ ही दिखाई देती है उन दीवाने युवाओं की भीड़ जो अपने खून की एक एक बूंद के लिए बढ़ चले थे। और अभी ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है लोकनायक जयप्रकाश की कहानी, जिन्होंने कुछ ही दशक पहले युवाओं को पुकारा था। लोकनायक के पीछे कितने युवा चल पड़े थे, यह दृश्य देखने वाले अभी भी बहुतायत में ही हैं। जिन्होंने उन दिनों देखा है उन्हें अभी भी याद है कि उस वृद्ध महामानव का तरुण स्वर, डरो मत मैं अभी जिंदा हूँ, उनके एक इशारे पर देश की तरुणाई सार्थक करने के लिए जी मचल उठा है। आज का सच तो ये है कि कुछ लालच में फंसे हुए लोग युवाओं का बाजार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। उन्हें युवाओं के चरित्र व्यक्तित्व की चिंता नहीं है, चिंता है तो बस अपना सामान बेचने की। वर्तमान के क्षण यही कहते हैं कि भारत विश्व भर की तमाम कंपनियों के लिए बड़ी जनसंख्या के कारण आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खासकर इतनी बड़ी जनसंख्या का 54% हिस्सा अगर 25 वर्ष के नीचे का हो तो बाजार के लिए किसी देश का परिदृश्य और लुभावना हो जाता है। एक मार्केटिंग रिसर्च कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सुधीर गुप्ता का कहना है कि आज युवाओं को गुमराह कर उन्हें अपना सामान सौंपने के लिए कंपनियां एग्रेसिव हो रही हैं। अभी कुछ ही समय पहले की खबर है कि यामाहा कंपनी के बाइक का अपना नया मॉडल लॉन्च किया। यह लॉन्चिंग उतनी बड़ी खबर नहीं थी जितनी की बड़ी खबर लॉन्चिंग के लिए चुना गया स्थान था। दरअसल यह लॉन्च रखा गया एक 5 स्टार होटल के पब में। यामाहा मोटर्स के सीईओ टोमोटाका इशिकावा ये बताते हैं कि बड़े उत्साही दिखे कि अब हमने एक पब में किसी प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की है। ये तरीका संभव है कि किसी कंपनी के व्यावसायिक हितों का हो, पर यह युवाओं की ज़िंदगी के हितों से मेल नहीं खाता। आज ज़रूरत इस कुचक्र को तोड़ने की है और समाज में युवाओं के लिए प्रेरक एवं उत्साहवर्धक माहौल तैयार करने की भी। अपना युग निर्माण मिशन अपने ढंग में ऐसे कई प्रयोग कर रहा है, बस आवश्यकता इसके लिए युवाओं की व्यापक भागीदारी की है, जिसे स्वयं युवाओं को करना है, क्योंकि युवाओं की दिशाहीनता के कुचक्र को युवा ही तोड़ सकते हैं। उन्हीं को विचार क्रांति की गतिविधियों से जुड़कर कुछ साहसिक योजनाएं बनानी होंगी और उन्हीं को इन्हें क्रियान्वित भी करना होगा। अगर ऐसा कर पाने में तत्परता बरती जाए तो न केवल युवाओं में दिशाहीनता की समस्या का अंत होगा, बल्कि बेरोजगारी एवं आरक्षण का भी कोई कारगर समाधान बन सकेगा। रोजगार राष्ट्रीय कर्तव्य है, यह जातिवाद से ना जोड़ने पाए। बेरोजगारी एवं आरक्षण युवाओं के अस्तित्व से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इनका महत्व इसी से जाना जा सकता है कि इनके कारण असंख्य युवा मनोरोगों की गहरी यंत्रणा झेल रहे हैं और कईयों ने तो आत्महत्या करके इस संसार से विदा ले ली है। आने जाने वाली सरकारों के सूचना विभागों के लिए ये आंकड़ों का खेल हो सकता है, पर युवाओं के लिए ये जीवन मरण का सवाल है। राजनेताओं के लिए ये वोट बटोरने और राजनीति का साधन है, लेकिन युवाओं की तो पूरी जिंदगी इससे जुड़ी हुई है। बेरोजगारी का दंश सभी को एक जैसा दुख देता है, फिर वो किसी भी जाति अथवा धर्म का क्यों ना हो। जो आंकड़ों की गणित सुलझाते हैं उन्हें भी ये स्वीकार है कि इस दुख को सहने वाले की संख्या साल दर साल बढ़ रही है। जहां 1991 में इनकी संख्या
1.38 करोड़ थी, वहीं 2003 में बढ़कर 18.6 करोड़ तक पहुंच गई। सरकार इन्हें रोजगार भले ही न दे पाए, पर इनके पंजीयन एवं प्रशिक्षण में सालाना 180 करोड़ रुपए जरूर खर्च कर रही है। हालांकि 5 करोड़ आवेदकों में नौकरी केवल 70,000 को ही मिल पाती है। इस प्रकरण में महिलाओं की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है। 1 करोड़ 7 लाख महिलाओं में नौकरियां केवल 27,000 को ही मिल पाती है। इसी के चलते लोगों का मन सरकार और उसके दफ्तरों से उचाट हो गया है। हालांकि सरकार ने लोगों से मुंह नहीं मोड़ा है। लोगों को भले ही सरकार की परवाह कम हुई हो, पर सरकार को लोगों की परवाह है, क्योंकि इन्हीं लोगों के बलबूते उसे फिर से सरकार जो बनानी है, सो उसमें खास लोगों को रिझाने के लिए आरक्षण की बात कही है। इस आरक्षण की नीति का राज क्या है, इसे बिना कहे सभी जानते हैं। मंत्री जी और नेतागण कितनी ही सामाजिक समरसता की बातें करें, पर उनके अंदर का हाल सभी को पता है। सामाजिक समरसता तो जाति वंश सब एक समान, मानव मात्र एक समान के सूत्र पर भरोसा करने, इसके अनुरूप जिंदगी जीने से आती है। जिन्हें आरक्षण की कथा का पता है वे जानते हैं कि सबसे पहले 1918 में मद्रास प्रेसिडेंसी में चुनिंदा जातियों के लिए आरक्षण लागू किया गया। 1935 ईस्वी में पूना समझौते के बाद विधायिका में सीटों का आरक्षण हुआ। इसके बाद जब स्वतंत्र भारत का संविधान बना तब आरक्षण को केवल सामयिक रूप से उपयोगी बताया गया। 1980 ईस्वी में मंडल आयोग ने ओबीसी के आरक्षण पर तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह को रिपोर्ट दी। 1989 ईस्वी में वीपी सिंह ने रिपोर्ट मंजूर की। 1989-90 में देशव्यापी मंडल विरोधी प्रदर्शन हुए। 1992 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कानूनी बाधाएं दूर की। 1993 ईस्वी में इसे केंद्र की नौकरियों में लागू किया गया और इस वर्ष 2006 ईस्वी में आईआईएम व आईआईटी में लागू किया जा रहा है। चर्चा यह भी हो रही है कि आरक्षण निजी क्षेत्र में लागू किया जाए। यह आरक्षण कुल मिलाकर कितने प्रतिशत हो गया, इसकी गणना करें तो आज लगभग 50% स्थान आरक्षित है। आरक्षण उचित है या अनुचित, इस बारे में आज भारी बहस छिड़ी हुई है। हर कोई अपनी बात रख रहा है, सभी के अपने दृष्टिकोण हैं। एक हिसाब से ये सही भी तो हो सकते हैं, लेकिन इन सभी के दृष्टिकोण की समीक्षा करें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रायः सभी को की सोच संकुचित है। जाति, धर्म, वोट के हिसाब से तो बहुत कुछ कहा जा रहा है, पर मानवीय पहलू बिसरा दिया गया है, जबकि मानवीय संवेदना को जाति संवेदना के ऊपर स्थान दिया जाना चाहिए। हम सब मनुष्य से पहले हैं, हिंदू, मुसलमान और सवर्ण शूद्र बाद में। हम में से हर एक को बराबर की भूख लगती है। हम में हर एक को तन ढकने के लिए कपड़ा और सोने के लिए छत चाहिए। ठाट बाट और ऐश्वर्य के विलास के साधन भले ही ना मिले, पर जिंदगी जीने की अनिवार्य सुविधाएं तो चाहिए ही। बेरोजगार का दर्द यही है। सच यही है कि प्रत्येक बेरोजगार को रोजगार चाहिए, फिर वो किसी भी जाति अथवा धर्म का क्यों ना हो। रही बात आरक्षण की, तो ये सीधे रोजगार से जुड़ा हुआ है। इसकी निंदा ना करते हुए इतना विनम्र आग्रह तो है कि इसके आधारों के बारे में पुनर्विचार किया जाना चाहिए। ध्यान रहे, सभी सवर्ण अमीर नहीं हैं और सभी निम्न जातियों के लिए गरीब नहीं हैं। अखबारों में कई बार दलित मंत्रियों के ऐश्वर्य व विलासिता की चर्चा की जाती है। खोजी खबर नवीस ये बताते हैं कि दलित मंत्री महोदय या मंत्री महोदय के बाथरूम बनाने में कितने करोड़ लगे हैं। ऐसे दलित और भी हैं जो हमेशा ही दूसरों का दलन करते रहते हैं। आज ये इतने सामर्थ्यवान हैं कि भला इनके दलन का साहस कौन करेगा। क्या इनके बेटे या बेटी को अनिवार्यतः आरक्षण मिलना चाहिए? युवा पीढ़ी का आग्रह केवल इतना है कि बेरोजगारी और आरक्षण दोनों मुद्दे पर मानवीय पहलू से विचार करें। यदि ऐसा किया जाए तो निष्कर्ष यही होगा कि आरक्षण का आधार आर्थिक हो। इस संबंध में एक बात और सोची जा सकती है, जहां अभी 50% आरक्षण है, क्यों ना उसे 100% करा दिया जाए। इस आरक्षण में देश की सभी जातियों वर्गों का प्रतिशत उनकी जनसंख्या के हिसाब से तय हो। हालांकि ये पूरी प्रक्रिया है ही कुछ ऐसी जिसमें समाज का जातियों के आधार पर बंटने का खतरा है। जातियों के जहर को सामाजिक जिंदगी में ना घोलना ही अच्छा है। सामाजिक समरसता
देश की अखंडता के लिए अहम बात है, परंतु ये आरक्षण से आएगी ऐसा सोचना गलत है। स्वाधीनता के 59 सालों के आरक्षण से तो ये लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं हो सका, तो अब हो पाएगा इसमें संदेह है। इसके लिए समाज की प्रथा, परंपरा एवं भ्रामक मान्यताएं तोड़नी होंगी। जो कार्य युग निर्माण मिशन बिना शोरगुल मचाए कर रहा है, समाज में बराबरी रोटी बेटी के रिश्ते से आएगी, ना कि आरक्षण से। युग निर्माण मिशन में सभी जातियों के बीच रोटी के रिश्ते बड़े ही सहज हो गए हैं। बेटी के रिश्तों की प्रक्रिया भी चल पड़ी है। सामाजिक समरसता का यही उपाय है। युग निर्माण मिशन के कार्यकर्ता जाति से ब्राह्मण होने पर भी निम्न जातियों द्वारा किए जाने वाले काम को छोटा नहीं समझते, बल्कि उसे आदर भाव से करते हैं। वही इस मिशन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कार्यकर्ता पूर्ण सम्मान के साथ यज्ञोपवीत धारण करके ब्राह्मण कर्म संपन्न करते हैं। देश की नीतियां बनाने वाले ध्यान रखें, उनकी कुटिलता को देश का युवा कभी भी माफ नहीं करेगा। प्रतिभाएं राष्ट्रीय धरोहर हैं और रोजगार राष्ट्रीय कर्तव्य। प्रतिभाएं किसी खास जाति में जन्म नहीं लेती हैं, वे कहीं भी हों उन्हें संरक्षण और सुअवसर मिलना चाहिए। ये किसी युग का दुखद सच रहा है, जबकि किसी एकलव्य की भोली भावनाओं को छलकर उसका अंगूठा लिया गया और महापराक्रमी कर्ण को सूत पुत्र कहकर चिढ़ाया गया, परंतु काल किसी को क्षमा नहीं करता। एकलव्य के साथ छल करने वाले द्रोणाचार्य को छल से ही मरना पड़ा, वह भी अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के सगे संबंधी के हाथों, और कर्ण के साथ अनीति करने वालों ने भी अनीति भोगी, जबकि एकलव्य और कर्ण का यश आज भी दिगंत व्यापी है। विवेक का तकाजा ये है कि आज पिछली गलतियां ना दोहराई जाएं और ना ही बदला लेने के सरंजाम जुटाए जाएं। अर्जुन हो या एकलव्य अथवा कर्ण, सबको समान अवसर मिले। वर्ग एवं वर्ण कोई भी हो, अवसर सभी के लिए सुलभ होना चाहिए। अच्छा तो ये हो कि देश के युवा स्वयं ही विभाजनकारी मंसूबों को नाकाम करें। वे अपने को जातियों में ना बांटें और ना बांटने वालों को कामयाब होने दें। देश के युवा का ये दायित्व है कि प्रतिभा कहीं भी हो उसे उभरने का अवसर मिले। इसी तरह गरीबी और भूख कहीं भी हो उसे मिटाने में कोई कसर ना छोड़ी जाए। इसके लिए हम सरकारों के भरोसे ना रहें और अपनी स्वावलंबन की साध को पूरा करने के लिए स्वयं की नीतियाँ अपनाएं।